इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के संविधान की विशेषताएं न केवल RS RTS मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि अन्य कॉम्पिटिशन्स चाहे वो SSC के हो या आपके राजस्थान के विभिन्न सेवाओं से संबंधित हो, टीचिंग से संबंधित हो, सभी में भारत के संविधान की विशेषताओं पर एक आध प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। जबकि RS प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में जो है इसका उल्लेख भी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम सभी। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना में अद्वितीय है, बिल्कुल अद्वितीय यूनिक भारत का संविधान है। आपको ऐसा संविधान, इतने सारे तत्व वाला संविधान अन्य किसी देश का नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि दो तरह के संविधान दुनिया में प्रचलित है मुख्य रूप से, जिनको आदर्श संविधान माना जाता है। एक ब्रिटेन का संविधान और एक अमेरिका का संविधान। कहीं न कहीं सभी संविधान इन्हीं से प्रेरित है, लेकिन जो भारतीय संविधान है वो एक तीसरे प्रकार का संविधान है जो इन दोनों संविधानों के अनेक तत्वों का अपने आप में समावेश करता है। आगे देखिए, यद्यपि इसके अनेक तत्व विदेशी संविधानों से उधार लिए गए हैं, तो अनेक तत्व अन्य संविधानों से इसको अलग भी बनाते हैं। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से हमारे संविधान के प्रमुख तत्व हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित इस हिसाब से है ये, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा का हमने निर्वाचन किया, हालांकि यह प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा नहीं थी। विधान मंडलों के द्वारा के सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया गया था। तथापि चूँकि विधान मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा किया गया था, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि संविधान सभा भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर जनता द्वारा निर्वाचित थी। और इस संविधान द्वारा अंतिम सत्ता जनता को प्रदान की गई है। आगे देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिका के संविधान के समान ये एक लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित है, अमेरिका का लिखित संविधान है। विश्व का सबसे पुराना जो संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है, और विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है। तो भारत का संविधान भी लिखित है, जो विश्व में सर्वाधिक व्यापक है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, और वर्तमान में इसमें 470 लगभग अनुच्छेद हैं, 25 इसके भाग हैं, और 12 इसमें अनुसूचियाँ और एक जो है इसकी प्रस्तावना है। तो काफ़ी विस्तृत व्यापक संविधान है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों है, तो इसके बहुत से कारण आप देख सकते हैं इसमें। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहला तो है भारत का विस्तृत भूभाग और भारत की विविधता, और दूसरा है एकल संविधान, क्योंकि यहाँ राज्यों के अलग संविधान नहीं है, इसलिए राज्यों से संबंधित प्रावधान भी भारत के संविधान में ही किए गए हैं, इसलिए ये थोड़ा विस्तृत हो जाता है। एक ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण इसलिए है कि भारत का संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस पे है। 1935 का ये अधिनियम से हमने काफ़ी कुछ हमारे संविधान में लिया है, तो ये हमारे संविधान का एक प्रकार से आधार है। ये 35 का जो अधिनियम था ये बहुत विस्तृत था, तो इस कारण से हमारा संविधान भी विस्तृत हो गया। फिर अगला कारण है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। कानून के जो एक्सपर्ट थे वो ज़्यादा थे, और चूँकि ये लोग जो हैं
प्रत्येक बात को डिटेल में रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद न हो, इसलिए भी ये संविधान थोड़ा विस्तृत हो गया। संविधान में देखिए शासन के मूल सिद्धांतों के साथ साथ विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी किए गए। ये आमतौर से संविधानों में प्रशासन किस प्रकार से कार्य करेगा वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो संविधान के बाहर अन्य कानूनों में, नियमों में मिल जाते हैं। लेकिन भारत के संविधान में शासन के सिद्धांत तो है ही, लेकिन प्रशासन के भी सिद्धांत या प्रावधान आपको मिलेंगे। तो शासन प्लस प्रशासन दोनों के प्रावधान होने के कारण ये थोड़ा विस्तृत हो गया। अगला पॉइंट देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जो मामले सामान्य कानून और अभी समय में वर्णित है वे हमारे संविधान में हैं। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो जैसे अमेरिका का संविधान काफ़ी संक्षिप्त संविधान माना जाता है, कहते हैं कि 7 पृष्ठों का संविधान है। तो वहाँ पर बाकी के जितने भी मामले हैं वो कानून में वर्णित हैं, दूसरे जो अधिनियम है उनमें वर्णन किया गया है, उनको संविधान में नहीं रखा है। दूसरी चीज़ है, कई चीज़ें अभी समय या जिनको कहते हैं हम परंपराएं, कि परंपराएं जो है बन गई है और उनको फॉलो किया जा रहा है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ बहुत सी अभी समय या परंपराएं प्रचलित हैं। भारत में भी है, लेकिन भारत में इन परंपराओं को ज़्यादातर को जो है संविधान में ही लिखित रूप में स्थान दे दिया गया है, तो इसलिए भी ये विस्तृत हो जाता है। फिर विभिन्न बिंदुओं के व्यापक प्रावधान भी है, शॉर्ट में बिंदुओं को नहीं देकर पूरे डिटेल में दिया है। जैसे आप देखें मौलिक अधिकार, तो काफ़ी बड़ा एक चैप्टर बन जाता है मौलिक अधिकार का। ऐसे नीति निर्देशक तत्व भी काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। संकटकालीन प्रावधान 352, 56 और 60, इनको भी पूरा डिटेल में दिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों पे भी पूरी व्यापक चर्चा की गई है। 3 प्रकार के केंद्र राज्य संबंध है, आप जानते हैं, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, तो इनको भी पूरा डिटेल में शामिल किया गया है। तो इस वजह से ये संविधान व्यापक या विस्तृत हो गया है। फिर एक आया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ऐसा आया कि इसको मिनी संविधान कहा गया है, यानी इसमें इतनी चीज़ों में परिवर्तन और नई चीज़ें जोड़ी गई कि ये एक प्रकार से मिनी संविधान बन गया और इसने जो है भारत का जो मूल संविधान है इसकी व्यापकता में और अधिक वृद्धि कर दी। तो वस्तुतः भारत में परिस्थितियों की जटिलता, तुलनात्मक दृष्टि से जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों को परंपराओं या आगे आने वाली संसद पर छोड़ने के बजाय स्वयं ही उनके संबंध में व्यवस्था कर लेना उचित समझा। ये एक मजबूरी भी थी कि भारत की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत जटिल थी। अंग्रेज जो है छोड़ के जा रहे थे, यहाँ के जो राजनेता थे, यहाँ की जो जनता थी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं थी शासन करने में, इसलिए ज़रूरी था कि विवाद हो। उससे तो अच्छा है कि उसके अंदर ही पहले से ही संविधान में सारे प्रावधान कर लिए जाएं। तो यही कारण रहा कि भविष्य के लिए न छोड़ा संविधान निर्माताओं ने, बल्कि खुद ही सारे प्रावधान कर दिए। तो इस कारण से, इन विभिन्न कारणों से भारत का जो संविधान है वो बहुत व्यापक हो जाता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। विभिन्न स्रोतों से ग्रहित ये हमारा संविधान है। तो मूल जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के संविधानों से भी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान लिए गए हैं। इनफैक्ट 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और फिर वहाँ से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं। तो अब ये एक प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि पूछा गया आरएस में, मुख्य परीक्षा में, कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उससे हमने क्या क्या चीज़ें ली है हमारे संविधान में। तो आइए देख लेते हैं इसको। संविधान का एक बहुत बड़ा अंश यानी आधे से अधिक प्रावधान, ये बहुत मेजर बात है, आधे से ज़्यादा प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। उस अधिनियम के अधिकतर प्रावधान इसमें ज्यों के त्यों या कुछ संशोधनों के साथ सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसीलिए इस कारण से भारतीय संविधान की आलोचना भी की जाती है कि जो है हमने 1935 के अधिनियम से काफ़ी कुछ कट कॉपी पेस्ट कर लिया है
लेकिन ये जो है आलोचना का बिंदु इतना नहीं है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है उसमें बहुत से अच्छे प्रावधान थे और अच्छे प्रावधानों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें ली हैं 1935 के एक्ट से, जो देखिए, संघात्मक जो व्यवस्था है हमारी, यानी केंद्र और राज्य सरकारों का होना, ये हमने लिया है। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है केंद्र राज्य सरकारों में, और समवर्ती सूची में जो शक्तियां बांटी गई है, वो भी 1935 के एक्ट से लिए हैं। द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल, राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान जो है कुछ राज्यों में ही है, सब में नहीं है, वो भी हमने 35 के एक्ट से लिया है। रिजर्व बैंक जो है 35 के एक्ट में था। राज्य लोकसभा आयोगों की स्थापना 35 के एक्ट में थी। संघीय न्यायालय भी 35 के एक्ट में था, और आपातकालीन प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में थे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने 1935 के अधिनियम से ली है। यहाँ तक कि संविधान का आकार और विषय सूची पर भी इस अधिनियम की छाप है। संविधान का इतना बड़ा जो आकार बना है वो कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम से प्रावधान लेने के कारण ही बड़ा आकार हो पाया है। इस हमारे जो संविधान की विषय सूची है, जो इंडेक्स है, वो भी एक प्रकार से 1935 के एक्ट से मिलती जुलती है। संक्षेप में इस अधिनियम की 200 धाराओं को, 1935 के एक्ट की 200 धाराओं को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। पी देशमुख एक जो है विधिवेता हुए, उन्होंने जो है क्या लिखा है, टिप्पणी की है कि 1935 का हमारा जो संविधान है उसके बारे में लिखा कि संविधान 1935 का अधिनियम ही है, केवल वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। लीजिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है पी देशमुख ने कि 1935 का अधिनियम और हमारा संविधान एक ही है, कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि 1935 के अधिनियम में जो है वयस्क मताधिकार यानी सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया था, और हमने हमारे संविधान में ये प्रावधान कर दिया है। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में देखिए, हमें इस पर कोई लज्जा नहीं हो रही है कि हमने इस अधिनियम की अनेक बातों को अपनाया है। किसी अच्छी बात को सम्मिलित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह एक आलोचना भी है कि 1935 के अधिनियम से हमने काफ़ी कुछ कॉपी कर लिया है और एज इट इज़ कर लिया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि उनमें काफ़ी अच्छी बातें थी और उनको लेने में कोई बुराई नहीं है। अन्य देशों के संविधानों से क्या क्या लिया गया है ये भी देखना है। हमारे संविधान पर विदेशी संविधानों और विचारधाराओं की स्पष्ट छाप है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता समस्त ज्ञात शासन विधानों के कार्य कारण से प्राप्त अनुभवों को हमारे संविधान में संजोकर इसे एक आदर्श संविधान बनाना चाहते थे। तो सभी देशों के जो हमारे हमसे पहले जिन देशों ने संविधान बनाया उनके संविधानों का अध्ययन किया, उनसे बहुत सी बातें हमने ली ताकि हमारे संविधान में उन संविधानों की अच्छी बातें आ सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है उन चीज़ों को लागू कर लिया था भारत से पहले ही, तो वो एक प्रकार से खरी उतरी थी वो चीज़ें, इसलिए हमने भी इनको इंक्लूड कर लिया। अब क्या क्या लिया है, ज़्यादातर चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली हमारी जो है, संसद का जो जिसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सत्ता देते हैं, वो हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनवाद यानी राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की हमारी जो संसद की पूरी प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ नागरिकता एकल ही होती है, भारत का नागरिक कहलाता है कोई व्यक्ति, अपने राज्य का नहीं। जबकि अमेरिका में राज्य का नागरिक भी होता है वो, और भारत का अमेरिका का नागरिक भी होता है, वहाँ दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। तो हमने एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है। यूएसए से हमने क्या लिया है जो देख सकते हैं,
यूएसए से हमने लिए हैं मूल अधिकार। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका को जो स्वतंत्र बनाए रखा है हमने यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो है जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं कि संसद और कार्यपालिका कोई काम करती है उसकी संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका का अधिकार है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग की, वो भी अमेरिका से ली है। आयरलैंड से लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। ये याद रखें आप, राष्ट्रपति को हटाने की प्रणाली महाभियोग हमने यूएसए से ली है, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा वो हमारा पूरा आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कनाडा से हमने संघात्मक प्रणाली ली है, फेडरेशन जो सिस्टम है हमारा केंद्र और राज्यों का, 1935 के एक्ट में भी है यह निश्चित रूप से। और राज्यपाल नियुक्त करता है केंद्र या राष्ट्रपति, ये भी प्रणाली हमने कनाडा से ही ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, आप जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है और ये तीसरी जो सूची है समवर्ती, इनमें उन प्रावधानों का उल्लेख है जिन पे राज्य और केंद्र दोनों ही, उन मदों का उल्लेख है जिन पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। संसद की जो जॉइंट बैठक होती है उसका भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। इसके बाद हमने जर्मनी से लिया है आपातकालीन प्रावधान में मूल अधिकारों का निलंबन, यानी जब आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ से लिया हमने मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श हैं, न्याय जो है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, वो हमने सोवियत संघ से लिया है। ये याद रखने योग्य है, ये पूछा जाता है प्रश्न। और इसके बाद इसके अलावा मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिया है, जो बाद में शामिल किए गए हैं मूल कर्तव्य, पहले नहीं थे मूल कर्तव्य मूल संविधान में। इसके बाद फ्रांस से लिया हमने गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या हो गया कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हो, लेकिन वो यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो 3 आदर्श हैं, ये फ्रांस की क्रांति के 3 आदर्श थे, इनको हमने फ्रांस से लिया है। इसके बाद जापान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसका पालन करना, वो हमने जापान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की, ये पूछा गया है संविधान संशोधन किस प्रकार होगा, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो कि विधानसभा के सदस्य करते हैं, ये प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसके बाद देखिए संविधान के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं, अन्य स्रोत, यानी संविधान में क्या क्या पूछा जा सकता है प्रश्न कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो विभिन्न देशों के संविधान से हमने स्रोत लिए हैं, 1935 से लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान का स्रोत बनती है। तो ये हम देख सकते हैं, इसमें ब्रिटिश अधिनियम जो है, ब्रिटेन की जो संसद ने भारत के लिए जो एक्ट बनाए थे, चाहे वो 1858 का हो, 1892, 1909, 1919 और 1935, ये सारे एक्ट जो हैं ये हमारे संविधान के स्रोत हैं। संवैधानिक संशोधन, अब तक जितने भी संशोधन हुए 1950 से 26 जनवरी 1950 से लेके अब तक 2019 तक इनफैक्ट 103 संशोधन हो चुके हैं, ये भी हमारे संविधान के स्रोत या हिस्से हैं।
कुछ प्रथाएं परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित है, वो भी हमारे संविधान का स्रोत है। ये कौन सी है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। संविधान सभा की जो बैठकें होती थी उसमें जो सदस्यों के मध्य वाद विवाद होते थे वो भी इसका कहीं न कहीं स्रोत है। हमारा इतिहास और संस्कृति भी हमारे संविधान में परिलक्षित होता है, वो भी स्रोत है। संवैधानिक टीकाएँ और संविधान विशेषज्ञों के विचार, संविधान के ऊपर विभिन्न प्रकार के टीकाएँ पुस्तकें लिखी गई है जो विस्तृत व्याख्या करती है विभिन्न प्रावधानों की, तो वो भी हमारे संविधान के स्रोत है। न्यायपालिका ने भी संविधान से संबंधित जो विवाद न्यायपालिका में गए, सर्वोच्च न्यायालय में गए, उनसे संबंधित उन्होंने निर्णय दिए हैं। जैसे केशवानंद भारती विवाद हमारा एक निर्णय है। तो इस प्रकार से बहुत से निर्णयों में जो है बातें आई है संविधान के अनुच्छेद 2 से संबंधित, वो भी अब हमारे संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कानून, अध्यादेश, नियम, आदेश जो संविधान के अनुच्छेदों को लागू करने से संबंधित या उनका पालन करने से संबंधित बने हैं, वो भी हमारे संविधान के हिस्से हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के व्यापक स्रोत आपको दिखाई दे जाएंगे। एक छोटी सी टिप्पणी यह देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अभिसमय या परंपराएं या जिसको कन्वेंशंस कहते हैं वो कौन सी है। तो भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है, यानी लिखित और विस्तृत जब संविधान होता है तो ऐसी परंपराओं और अभिसमयों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित तो है पर बहुत संक्षिप्त है, तो वहाँ पर ऐसी परंपराएं विकसित हो जाती हैं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो वहाँ पर भी परंपराएं विकसित हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन भारत में इनकी गुंजाइश कम है, फिर भी भारत में अनेक ऐसी परंपराएं, प्रथाएं विकसित हो गई है जो अब हमारे संविधान का एक प्रकार से हिस्सा बन गई है। ये कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो अभिसमय है, लेकिन फिर भी अनेक अभिसमय और प्रथाएं विद्यमान है जिनका क्या कारण रहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियाँ आई। कई ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनका उल्लेख संविधान में नहीं था। कई ऐसी मूक अस्पष्टताएँ आई, चुप रहने वाली अस्पष्टताएँ। और इसके अलावा जो हमारा लीडरशिप था, नेतृत्व था, वो भी ऐसा था कि उन्होंने कोई चीज़ जो फॉलो कर ली, कोई चीज़ जो सेट कर ली, वो भविष्य में हमेशा के लिए वो चीज़ स्थायी हो गई। अब कुछ ऐसी परंपराएं या अभिसमय है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन बिल्कुल इनका पालन किया जा रहा है। क्या क्या है देखिए। संविधान जो है, पहला देखिए, संविधान कार्यपालिका शक्ति किसको निहित करता है। केंद्र में तो राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपालों को। लेकिन इसका जो है उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग वास्तव में करता है मंत्री परिषद, केंद्र में भी और राज्यों में भी। और राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि मंत्री परिषद जो परामर्श देता है उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। अगला है राष्ट्रपति और राज्यपाल लोकसभा और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ये शक्ति है। लेकिन वो ऐसा कब करेंगे, वो ऐसा तब करेंगे जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे या फिर मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करे। यानी शक्ति उनके पास है पर वो सलाह क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लेंगे। जिसका विधानसभा या लोकसभा में बहुमत होगा उसे ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और वह बहुमत होने तक अपने पद पर रहेगा न कि प्रसाद पर्यंत। ये लिखा है देखिए सरकार के बारे में, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। परंपरा ये हो गई है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता जिस व्यक्ति का लोकसभा में बहुमत हो, जिस दल का
उस दल के व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाता है, और वो व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री रहेगा जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यही बात मुख्यमंत्री पर लागू होती है। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति नहीं, ये भी एक परंपरा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद, जो संघीय मंत्रिपरिषद है, उसके परामर्श से करता है। लेकिन यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस संबंध में उस राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की जाती है। संविधान में नहीं लिखा है कि चर्चा करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन फिर भी की जाती है, ये परंपरा है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का ही नागरिक होगा या किसी अन्य राज्य का नागरिक होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फिर भी परंपरा ये बन गई है कि जैसे राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान का नागरिक नहीं होगा बल्कि अन्य राज्यों का नागरिक होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं करके मंत्रिपरिषद का, ये मंत्रिमंडल जो है परंपरा का विषय है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है बल्कि मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से संक्षेप में संविधान का अलिखित भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे संविधान का लिखित भाग है। चलिए अगला और पॉइंट ले लेते हैं कि भारतीय संविधान की जब चर्चा कर रहे हैं तो संविधान की नम्यता यानी उसकी सॉफ्टनेस और अनम्यता यानी कठोरता के बारे में। तो ये नम्यता और अनम्यता का अर्थ यह है, सिंपली याद रखें आप, कि संविधान में संशोधन यदि आसानी से किया जा सकता है तो उस संविधान को हम कहेंगे नम्य, फ्लेक्सिबल संविधान। और जिस संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है उसको हम कहेंगे कठोर संविधान। तो लचीला और कठोर, नम्य और अनम्य दोनों का भारतीय संविधान समन्वय है। ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है, उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है और उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान इन दोनों का मिक्सचर है। देखिए, भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर, न तो अत्यधिक कठोर है और न ही ब्रिटेन के संविधान की तरह अत्यधिक लचीला है। ये कठोर और नम्यता का समन्वय है जिसके विभिन्न प्रावधानों को कुल 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन थोड़ा मुश्किल है और कुछ प्रावधानों में आसान है और कुछ में बहुत आसान है। तो ये देखिए किस प्रकार से है। कुछ प्रावधान संसद के विशेष बहुमत से संशोधन योग्य है, यानी केवल संसद का विशेष बहुमत उसमें चाहिए, जिसे हम 2/3 बहुमत कहते हैं। कुछ प्रावधान संशोधन संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन आवश्यक है। देखिए, कुछ प्रावधान संसद के विशेष बहुमत से हो जाएंगे कि कौन से प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए संसद का, और साथ ही साथ भारत के जो आधे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में भी वो पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से, तब जाके वो संशोधन होगा, कम से कम आधे राज्य। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के केवल साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आते। 368 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, जो संशोधन की से संबंधित प्रावधान है, उसमें केवल 2 ही विधियां हैं, विशेष बहुमत संसद का और विशेष बहुमत संसद का प्लस राज्यों का, आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केवल साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं संसद के, और उसमें आपको आवश्यकता ही नहीं है कि जो है विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 368 में नहीं आते हैं,
जो 368 के बाहर के प्रावधान है। चलिए साहब, अब ये कौन सा प्रावधान है संशोधन वाले, तो हम संविधान संशोधन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको डिटेल से और देखेंगे। आगे देखते हैं एकात्मक लक्षण सहित संघात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान एकात्मक भी नहीं है ब्रिटेन की तरह, और पूरी तरह कनाडा अमेरिका की तरह संघात्मक भी नहीं है। एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, यानी कुछ लक्षण एकात्मक है हमारे यहाँ, कुछ लक्षण संघात्मक है। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। संघात्मक लक्षण देखिए, संघात्मक लक्षण जो है समाज की विविधता और बहुलता के कारण हमने अपनाए हैं, और जो एकात्मक लक्षण है वो हमने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के कारण अपनाए हैं। तो ये देख लेते हैं ज़रा। संघात्मक लक्षण, शक्तियों का और कार्यों का विभाजन, केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बांटा गया है, संघात्मक लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, एक ही हमारा संविधान है और वो हमेशा सर्वोच्च है, केंद्र और राज्य सर्वोच्च नहीं है। द्विसदनात्मक संसद, संसद हमारी ऐसी है जिसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, और राज्यसभा निश्चित रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में प्रदान करती है। संविधान जो हमारा है वो कठोर भी है और लिखित भी संविधान है, ये संघात्मक व्यवस्था का एक लक्षण है। इसके अतिरिक्त हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये संघात्मक देशों वाले जो, जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ कठोर भी है संविधान, लिखित भी है, और वहाँ की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये वहाँ से हमने उठाए हैं कुछ लक्षण। कुछ लक्षण जो ब्रिटेन को शूट करते हैं, ब्रिटेन की तरह के हैं, वो हमारी एकता, अखंडता के लिए ज़रूरी थे। हमने संविधान बनाया, लिखित बनाया, कठोर बनाया, लेकिन हमने केवल एक संविधान बनाया, राज्यों को संविधान नहीं दिए। अमेरिका में राज्यों के भी अपने संविधान हैं। नागरिकता हमारी एकल है, ब्रिटेन की तरह है ये सारे गुण, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। न्यायपालिका हमारी एकल है, अमेरिका में दोहरी है। संविधान हमारा कैसा है, लचीला भी है, कठोर है पर साथ ही साथ लचीला भी है। ये ब्रिटेन से शूट करते हैं सारी चीज़ें। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 प्रकार की हैं हमारे यहाँ, IAS, IPS और IFS, 3 ये सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनमें चयन जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, यानी केंद्र करता है, लेकिन ये अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। राज्यों की खुद की अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। राज्यों के आय के स्रोत हमारे यहाँ कम है, ये भी एकात्मक लक्षण है। राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधायन का अधिकार, अनुच्छेद 249, ये एकात्मक है कि कई ऐसे इशू, कई ऐसे मदें हैं राज्य सूची की जिन पर अनुच्छेद 249 के अधीन संसद कुछ समय के लिए कानून बना सकती है। ये राज्यसभा के कहने पर ऐसा करती है। अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको दी गई है, केंद्र को दी गई है। आपातकालीन प्रावधान भी है जिनमें केंद्र मजबूत हो जाता है। तो एकात्मक लक्षण का सीधा साधा अर्थ है कि केंद्र को ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई है, जबकि संघात्मक लक्षण का अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों सहयोगी भाव से कार्य करें। उपर्युक्त लक्षणों को देखकर प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण है, लेकिन अनेक विद्वानों जैसे कैसी वियर, आइवर जेनिंग्स आदि ने इसको अर्ध संघात्मक या एकात्मकता की ओर झुकने वाला संघ माना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादातर आपको लगता है कि थोड़े से लक्षण ये संघात्मक लक्षण भी है और एकात्मक भी है, लेकिन आप जब दोनों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि संघात्मक लक्षण जो है वो कम है और एकात्मक लक्षण ज़्यादा है, यानी एकात्मक लक्षण का जो पलड़ा है वो भारी है। तो इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि साहब ये संघात्मक तो है पर थोड़ा सा एकात्मक की तरफ ज़्यादा झुका है, यानी केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा एडवांटेज में है, मजबूती में है। एक उदाहरण ले सकते हैं
कि राज्यों के आय के स्रोत कम है, केंद्र के ज़्यादा है, तो ये एकात्मक की ओर झुकाव की बात हो गई। इसलिए अनेक विद्वान इसको जो है कहते हैं कि ये एकात्मक अधिक है। इसके अलावा संविधान में संघ यानी फेडरल शब्द का प्रयोग न करके अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। संघ, जब हम संघात्मक बात करते हैं तो हमें वहाँ शब्द चाहिए फेडरल, लेकिन भारत फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। ये भारत में संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, इसमें भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। अब यूनियन का अर्थ है एकीकृत, ठीक है। तो संघ शब्द के लिए हमने फेडरल न यूज़ करके यूनियन यूज़ किया है, जिसके दो आशय क्या है देखिए। भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी राज्यों में आपस में समझौता करके एक संघ बना लिया हो, ऐसा भारत नहीं है। दूसरी चीज़ है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई राज्य कहे कि साहब मैं तो अलग होकर अपना देश बनाऊं, तो वो अधिकार नहीं है। फेडरल जब शब्द यूज़ होता है तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन जब यूनियन शब्द यूज़ होता है तो ये चीज़ें संभव नहीं है। आगे देखिए, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि सामान्य परिस्थितियों में संविधान संघात्मक रहे, लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता और बाहरी आक्रमण की दृष्टि से ये एकात्मक होना चाहिए। यानी सामान्यतः ये संघात्मक ही रहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में देश की एकता, अखंडता का सवाल हो तो जरूरी है कि केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए। अतः उन्होंने केंद्र को राज्य से अधिक शक्तियाँ प्रदान की। चलिए अगला पॉइंट हम ले लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। तो ब्रिटेन की तरह भारत में भी सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, जिसमें वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल के पास होती है, जो विधायिका या संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सत्ता जो है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है और सत्ता का उपयोग वही करती है। लेकिन साथ ही साथ वो संसद या विधायिका के निम्न सदन यानी लोकसभा या उधर राज्यों में कहें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लेकिन फिर भी यह ब्रिटेन से थोड़ा भिन्न है। ब्रिटेन का जो है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, वह सम्राट या साम्राज्ञी जो होते हैं वो जो है वंशानुगत होता है। और दूसरा है, ब्रिटेन में संसद को संप्रभु माना गया है, यानी वह संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसद संप्रभु अभी नहीं है। चलिए कैसे है ये अगले पॉइंट में देख लेते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। अमेरिका में न्यायालय को सर्वोच्च माना गया है, ब्रिटेन में जो है संसद को सर्वोच्च माना गया है। हमारे यहाँ दोनों में न्यायालय और संसद में समन्वय किया गया है। तो हमारे संविधान में ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का समन्वय किया गया है। इसमें एक तरफ न्यायालय अपनी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो दूसरी ओर संसद भी न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। तो कुल मिला के जब भी संसद को लगता है कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो गई है, हमारी बात में दखल देती है, तो संसद चाहे तो न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर सकती है। दूसरी ओर न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि संसद जो है गलत कानून बना रही है, असंवैधानिक कानून बना रही है, तो जो है वो अपनी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका उपयोग करके संसद के उस कानून को रोक सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन उल्लेखनीय है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति
अमेरिका से थोड़ी कम है। अमेरिका से ही ली है पर इतनी नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है, अनलिमिटेड या इन्फिनिट नहीं है, यहाँ कम है। अमेरिका में क्या कारण है इसका देखिए, अमेरिका में विधि द्वारा नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। तो ये दो चीज़ें हैं, हम इनको देखेंगे आगे के पॉइंट में, किसी और वीडियो में हम इन पर डिस्कस करेंगे। आप इतना ही याद रखें कि यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, न कि विधि द्वारा नियत प्रक्रिया को। इसलिए अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो है भारत की न्यायपालिका को, पर उतनी नहीं है जितनी अमेरिका में है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए कि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है नीचे से ऊपर तक एकीकृत है, और दूसरी है अमेरिका की तरह स्वतंत्र है। अमेरिका में एकीकृत नहीं है न्यायपालिका, ध्यान रखें। अमेरिका में राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं, और संघीय कानून लागू करने के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो दो अलग अलग न्यायपालिकाएं अमेरिका में हैं, हमारे यहाँ एक ही न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं, और फिर अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं। लेकिन यह संपूर्ण एकल तंत्र संघीय और राज्य दोनों कानूनों पर सुनवाई करता है। ये ध्यान रखने की बात है, केवल एक कानून के संघ का अलग, राज्यों का अलग, ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों के लिए संघीय न्यायालय हैं, और राज्य के कानूनों के लिए राज्य न्यायालय हैं। संविधान की व्याख्या, रक्षा और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। अतः संविधान में इस संदर्भ में भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये भी पूछने लायक प्रश्न है, आप इसको याद रखें कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक चीज़, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे हटा नहीं सकता। संसद में महाभियोग आएगा, और वो भी कुछ निश्चित आधारों पर आएगा। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते भी कम नहीं किए जा सकते। न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका में चर्चा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त हमारे संविधान में कुछ अन्य स्वतंत्र अभिकरणों का भी प्रावधान किया गया है, जैसे चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है, उसको बहुत सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, और उनको सुरक्षित भी रखा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहीं बाधित न हो जाए। अगला पॉइंट और ले लेते हैं, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ नागरिकता एकल है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ भारत की नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को प्रतीत हुआ कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः यहाँ संघात्मक देशों जैसे अमेरिका की तरह संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, केवल एकहरी नागरिकता है। अगला पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सभी लोग जो 18 वर्ष या इससे ऊपर के हैं बिना किसी भेदभाव के विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। देश की विशालता और विभिन्नता को देखते हुए सार्वभौम मताधिकार प्रदान करना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। सभी को वोटिंग राइट प्रदान किया गया है। 1935 के एक्ट में नहीं था। 1935 के एक्ट में आयकर, संपत्ति, शिक्षा आदि आधारों पर वोटिंग राइट दिए गए थे, और मुश्किल से 10 से 20% लोगों को वोटिंग राइट प्राप्त थे। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं,
देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। इस दौरान संवैधानिक संशोधन किए बिना देश का संघीय जो ढांचा है वो किस में बदल जाता है? एकात्मक में। ये बड़ी यूनिक विशेषता भारत की है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किए बिना आपातकाल में भारत जो है संघात्मक से बन जाता है एकात्मक, और शक्तियाँ आ जाती है सारी की सारी केंद्र सरकार के पास। ये ज़रूर भी है कि आपातकाल में जो है केंद्र के प्रति ही भक्ति नागरिकों की होनी चाहिए, न कि राज्यों के प्रति। तो संपूर्ण सत्ता केंद्र के हाथ में आ जाती है, जो अपने आप में एक यूनिक विशेषता है। आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान की, हमने स्टार्टिंग में ही भूमिका में ही चर्चा की थी कि भारत के संविधान में अनेक अद्वितीय यूनिक बातें हैं। उनमें से ये एक है कि बिना संविधान संशोधन किए आपातकाल में, असामान्य परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भारत जो है संघात्मक से एकात्मक बन जाता है। अब ये 3 आपातकालीन प्रावधान कौन से, इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, इसको अनुच्छेद 352 में कहा गया है, और ये तब लगता है जब या तो युद्ध हो किसी के साथ, या किसी विदेशी राष्ट्र ने हम पर हमला कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, या फिर हमारे अंदर ही सशस्त्र यानी लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो, तो जो है संघ सरकार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा राज्य आपातकाल है, ये माफ़ कीजिए यहाँ 356 लिख लीजिए, 356 में ये लागू होता है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करे, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपातकाल लागू कर सकता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक कभी नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 में है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में आ जाए, आर्थिक स्थायित्व भारत का संकट में आ जाए, इतना कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर, दुर्बल हो जाए, तो फिर जो है ये स्थिति आती है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में हम कुछ और विशेषताओं को लेंगे, ख़ास तौर से ये जो 12वीं विशेषता है उसको अगले वीडियो में लेंगे, अन्यथा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम इतना ही रखते हैं। मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अनेक कंसेप्ट हैं, वो क्लियर होने में आपको इस वीडियो के उपरांत काफ़ी मदद मिलेगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।